Hi everyone. So thank you very much for clicking this video. Again, just I am welcoming you. So today I will discuss at new topics that name is acidifying agents, adsorbents, protectives and catalytics. It is the most important topics for your exam. तो आज के इस चैप्टर नंबर 3 के 7वें भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पार्ट 6 हम लोग अच्छे बेहतरीन तरीके से कवर किए। क्या पढ़े थे हम उसमें? एंटा एसिड को बहुत अच्छे से कवर किए। जितना भी हम उसमें ड्रग थे सब कुछ कवर करके फॉर्मुलेशंस, स्टोरेज कंडीशंस, ठीक है, यूजेज सब कुछ अच्छे से सीख लिए। तो आज जब हम लोग का जो चल रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट चैप्टर नंबर 3, इसको फाइनल करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं एसिडिफाइंग एजेंट, एडसॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स एंड कैथलेटिक्स, इसको पढ़ के आज फाइनली हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इंतजार खत्म हुआ। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कब आएगा, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस को भी मेंशन कर दे रहे हैं। एसिडिफाइंग एजेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एडसॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स एंड कैथलेटिक्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पॉइंट वाइज, टॉपिक्स वाइज आते हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस लेक्चर में बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक्स को कवर करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक रफ कॉपी लेके और पेन लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ साथ नोट करके चलिएगा तो और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आज फाइनल कर देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिकल एजेंट, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कहते हैं। ठीक, तो आइए खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ रहे थे। एंटा एसिड को बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें कवर कर चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तक सब कुछ पढ़ लिए हैं। ठीक है, सारे जितने भी अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगल ड्रेड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तक सारे एंटा एसिड का फार्मुलेशंस, स्टोरेज कंडीशंस, ठीक है, और यूजेज सब कुछ पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट, एडसॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स एंड कैथलेटिक्स। एसिडिफाइंग एजेंट, एडसॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स, कैथलेटिक्स, ये है क्या चीज, होता क्या है? ठीक है, क्या इसके एग्जांपल्स हैं? आइए आज की क्लास में बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और बाकी टॉपिकल एजेंट, जिसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी कहते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और डेंटल प्रोडक्ट, मेडिसिनल गैसेस, ये हम बाकी क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, रेगुलर तरीके से जिस तरह से आपको ये सीरीज चल रहा है, ये आपका 7वां भाग है। बाकी आप लोग पहली बार अगर ज्वाइन हुए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और बाकी इसके सीरीज को हम लोग कवर करा चुके हैं। ठीक है, हेमेटोनिक्स से लेकर के या चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 1 एंड 3 का जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स है, सब कुछ कवर करा दिए हैं। ठीक, बाकी इसको टॉपिकल एजेंट से लेकर के मेडिसिनल गैसेस तक का हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे। इस तरह से अगर धीरे धीरे सारा चीज चलता रहेगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो अब टॉपिकल एजेंट, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, उसको बस हम कवर कराएंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा रहेगा अगर हम इंपॉर्टेंट आपको बताएं बस, क्योंकि अब समय टाइम कम है, सारी चीजों को अगर लेके चलेंगे तो काफी टाइम लगेगा। बाकी अगर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप ऐप पे आ जाइए, वहां तो रेगुलर पढ़ाया जाता है सारी चीजें। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट बता देंगे, आपका इतना बस रहेगा कि आप अच्छे मार्क्स पा पाएंगे, नंबर आपका नहीं कटेगा एग्जाम में। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या चीजें हैं एसिडिफाइंग एजेंट और समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आप जो पढ़े थे वो था एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड क्या था? जो एसिडिटी, जो हमें गैस बनता है, उसको क्या करता था? न्यूट्रलाइज करता था, एसिड को दूर भगाता था, एसिड को न्यूट्रलाइज करता था, उसी को कहते थे एंटा एसिड। ठीक है, जो भी हम उसमें यूज किए थे, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मगल ड्रेड, सारा चीज एंटा एसिड में यूज किए थे। अब ये एसिडिफाइंग एजेंट क्या है, आइए थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, और फिर अच्छे से याद करते हैं और नोट करते रहिएगा। ठीक, एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है, क्या होता है एसिडिफाइंग एजेंट? तो पहले समझ लीजिए। देखिए, हम लोग जो भी चीज खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो हमारे स्टमक में एक एसिड है, हमारे पेट में एक एसिड काम करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही देखा जाए तो ये खाना पचाने में हेल्प करता है, जो हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन किसी कारण की वजह से HCl का प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग ना हो पाना,
ठीक है, हमारे अंदर जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डिसबैलेंस हो जाए, ये प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे, तो ऐसे सिचुएशन में हम एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं। ठीक है, बहुत लोग आप देखेंगे सैलेड में नींबू मिला के खाते हैं। ठीक है, नींबू क्या होता है, नींबू एक तरह का एसिडिफाइंग एजेंट होता है। ठीक है, नींबू क्या होता है, सिट्रिक एसिड जो आपका एसिडिफाइंग एजेंट है वो होता है। ये क्या करता है कि आपके एसिड के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, एसिडिटी में क्या होता था कि एसिड का लेवल बढ़ जाता था, उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ एसिड को लेवल को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमको स्टमक का जो एसिड है कि हम जो भी चीज ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे आपके स्टमक में है, तो हम कोई एसिडिफाइंग एजेंट लेंगे तो प्रॉपर तरीके से एसिड के लेवल को बढ़ाएगा, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से पचेगा। इसीलिए अभी देखते हैं नींबू वगैरह को हम खाने में मिला के खाते हैं, सैलेड वगैरह में, सलाद वगैरह में मिला के खाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, बस यही समझना है, एसिडिफाइंग एजेंट का यही काम है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। एसिडिफाइंग एजेंट्स आर सब्सटेंस, एसिडिफाइंग एजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं यूज टू, जिसका प्रयोग किया जाता है इंक्रीज द एसिडिटी, एसिडिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो गैस है, जो एसिडिटी है, जो गैसीय अवस्था है, उसको बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। एंटासिड में उल्टा था, गैसीय एसिडिटी को कम करने, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता था। एसिडिफाइंग एजेंट गैस को, एसिडिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब एसिडिटी को बढ़ाना जरूरत क्यों पड़ गया, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी मौजूद है। अगर इसमें कोई डिसबैलेंस होता है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। तो क्यों ना हम इस एसिड के लेवल को क्यों ना बढ़ाएं। ठीक है, तो इस एसिड के लेवल को बढ़ाने के लिए हम ये एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मैकेनिज्म ये है कि अगर हम एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं, ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं तो होता क्या है, आपको पता है ये है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल का क्या काम है कि जब हमें एंटा एसिड लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है एंटा एसिड। एंटा एसिड में क्या होता है कि एसिडिटी को कैसे कम करता है, एसिडिटी को कैसे कम करता है। अगर पीएच स्केल की बात करें तो अगर हमारे पीएच का लेवल बढ़ता है, ठीक है, अगर पीएच का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो एसिड क्या होगा, ठीक होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होगी। ठीक है, अगर यही पीएच का लेवल घटता है 5, 6, 5, 4, 2, ठीक है, अगर ये घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एसिडिटी होगा। एंटा एसिड क्या करता है, पीएच के लेवल को बढ़ाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटा एसिड जब हम खाते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं जिससे हमें गैस बना हो और उससे आराम मिले, तो ये पीएच जो होता है, ठीक है, ये एक स्केल होता है जिससे हम माप सकते हैं कि हमारा एसिड कहाँ पे है, कहाँ पे बेस है, मतलब कहाँ अम्ल है, कहाँ क्षार है, कहाँ उदासीन है। ठीक है, तो इस क्या होता है, एंटा एसिड जब खाते हैं तो एंटा एसिड क्या करता है कि हमारे गैस जो बना है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में करें, पीएच के लैंग्वेज में कहें, तो ये क्या करता है, ये बढ़ाता है, पीएच को बढ़ाएगा। मतलब आपका अगर एंटा एसिड होगा तो पीएच आपका 2 के आसपास, 3 के आसपास ऐसा रहता है, तो इसको बढ़ा के 6, 7 के आसपास करेगा। ठीक है, 6 के आसपास, 7 के आसपास, जिससे आपका जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका पेट दर्द, गैस ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटा एसिड में पीएच का लेवल बढ़ता है। ठीक है, अब एसिडिफाइंग एजेंट में पीएच का लेवल कम होता है, लोअर द पीएच। ठीक है, पीएच को कम करता है, क्योंकि हम ये क्या है, ये इंक्रीज द एसिडिटी, एसिडिटी को बढ़ाता है। और हमें पता है 0 से लेकर के 6 तक का क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है, और 7 जो आपका होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे वाटर क्या है, पानी क्या है, न्यूट्रल है। और बाकी 8 से लेकर के 14 तक का क्या होता है, बेस होता है, जिसको क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, ये लोअर द पीएच, पीएच को कम कर रहा है। अब देखिए पीएच को कम करेगा तो क्या होगा, पीएच घटेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसिडिफाइंग एजेंट क्या कर रहा है, एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है, अगर हम पीएच की बात करें, ठीक है, तो पीएच की अगर बात करें तो यहां से पीएच क्या होगा, पीएच घटेगा। पीएच जब घटेगा तभी एसिड बढ़ेगा। सुनिए ना, जब पीएच घटेगा, जब 6, 5, 4, 3, 2 इधर से ऐसे घटेगा तो क्या होगा, एसिड का लेवल बढ़ेगा। पीएच जब बढ़ेगा, ठीक है, पीएच जब इंक्रीज होगा तो एसिड का लेवल क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हमको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या होते हैं, ये आपके एसिड होते हैं, लेकिन इसका लेवल ऊपर जा रहा है 6, 7, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। और 8, 9, 10 तक पहुंच जा रहा है तो बेस आ जा रहा है, एल्केलाइन आ जा रहा है। ठीक, तो एसिडिफाइंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, और एसिडिटी को तब बढ़ाएंगे जब पीएच का लेवल घटेगा।
क्लियर हो रहा है ना? तो हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। चाहे एग्जिट एग्जाम हो, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एंटी एसिड में पीएच का लेवल घटता है या बढ़ता है। अब बताइए, जब हम एंटी एसिड खाते हैं, गैस को दूर करते हैं, तो एंटी एसिड हम किस लिए यूज करते हैं? एसिडिटी को दूर भगाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है एंटी एसिड में कि पीएच का लेवल बढ़ता है। जब पीएच का लेवल इंक्रीज होगा तभी एंटी एसिड, हमारा जो गैस बना है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा पेट दर्द ठीक होगा। और एसिडिफाइंग एजेंट में उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है, पीएच का लेवल घटता है। जब पीएच का लेवल घटेगा तभी एसिड हमारे बॉडी में रिलीज होगा और हमारा खाना जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए एसिडिफाइंग एजेंट और एंटी एसिड हम लेते हैं। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट हम एसिड को बढ़ाने के लिए लेते हैं, जैसे आपका देखिए नींबू हो गया। ठीक है, ये हम खाने में मिला के, सलाद में मिला के खाते हैं, जो एसिडिफाइंग एजेंट का काम करता है, जो खाना पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो एंटी एसिड होता है, जब बहुत ज्यादा एसिड का मात्रा बढ़ जाए तो वहां पे हम यूज करते हैं, जो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो कभी कभी एंटी एसिड के बाद भी हम एसिडिफाइंग एजेंट ले लेते हैं, जिससे खाना, हमारा एसिड मेंटेन रहे और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। समझ में आया ना क्या बोल रहे थे? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, एक मैकेनिज्म और लिखा है। देखिए, कहना तो बहुत आसान है, आपको भी पता हो गया कि नींबू क्या है, एक तरह का एसिडिफाइंग एजेंट है। हम उसको मिला लें, सलाद वगैरह में खा लें, तो हमारा जो एसिड का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, मेंटेन रहेगा एसिड का लेवल, जिससे अच्छे से डाइजेस्ट होगा। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी चाहिए एनर्जी। ठीक है, उसको हम एसिडिफाइंग एजेंट देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, काम करेगा और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। लेकिन हम थोड़ा सा जब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है लोअर द पीएच, तो हमें समझना पड़ेगा पीएच स्केल को कि 0 से लेकर के 6 तक का होता है एसिड, 7 होता है न्यूट्रल और 8 से लेकर के 14 तक का होता है बेस। ठीक है, तो जो लोअर द पीएच मतलब इसका जो पीएच है कम होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, जब पीएच कम होगा तो हमारा एसिड का लेवल बढ़ेगा। ठीक, तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा लिखा है दीज एजेंट, ये एजेंट वर्क बाई, काम करते हैं किसके द्वारा? डोनेटिंग हाइड्रोजन आयंस H+। अब ये कहानी आपको समझना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन डोनेटिंग का मतलब क्या है। बहुत एक देखिए, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़े हैं। क्या होता है अम्ल? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड वो पदार्थ होते हैं जो H+ आयन किसी को देते हैं, अपना हाइड्रोजन आयन H+ किसी को देते हैं। ठीक है, जब H+ आयन देते हैं किसी को तो वो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे HCl आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या करेगा, H+ प्लस Cl- में टूटेगा। तो आप देखिए ये H+ जो दे रहा है, ठीक है, H+ जो दे रहा है वो एसिड कहलाता है। ठीक, अब बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, जो OH- आयन देता है। ठीक है, जैसे हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, जब ये टूटता है सोडियम प्लस OH में, तो आप देखें यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है, Na+ होता है OH-। तो ये OH- आयन दे रहा है, इसका मतलब ये बेस है, क्षार है। क्लियर? ये क्या है, ये बेस है और ये आपका क्या है, एसिड है। ठीक, तो एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, लास्ट तक देखिएगा, चीजों को समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है और बेस वो होता है जो OH- आयन देता है। तो यही चीज लिखा है, क्योंकि एसिडिफाइंग एजेंट क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, ये एजेंट ऐसे वर्क करता है, ऐसे काम करता है बाय डोनेटिंग, मतलब देता है, डोनेटिंग मतलब दान देना, हाइड्रोजन आयन को इन ए सॉल्यूशन। हमारे जैसे ही सॉल्यूशन हमारे स्टमक में जाता है तो ये H+ आयन को देने लगता है, क्योंकि उसका जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ और Cl-, ये H+ आयन जब डोनेट करेगा तभी एसिड का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, मेकिंग इट मोर एसिडिक, जिससे हमारा एसिड क्या होता है, अधिक होता है, बढ़ता है। कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है ना? दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये है कि पीएच का लेवल जब घटेगा तो एसिड का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, जिसको हम एसिडिफाइंग एजेंट कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि कैसे काम करता है, तो ये H+ आयन को डोनेट करता है, क्योंकि एसिड वही होता है, एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन H+ आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डोनेटिंग हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, जैसे ही लिक्विड में कोई पानी में सॉल्यूशन में जाता है वो अपना H+ आयन डोनेट करता है, जिससे एसिड का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है। ठीक,
चलिए अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, या फिर एग्जिट एग्जाम हो गया या कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, या आपके ईयरली एग्जाम। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो जो आप नींबू वगैरह खाते हैं, ठीक है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो वही सिट्रिक एसिड जो होता है वही आपका नींबू या संतरा वगैरह होता है, ठीक है। तो देखिए पहला तो लिखा है यूज, इसमें दूसरा लिखा हुआ है यूज इन फूड, आप खाने वगैरह में यूज करते हैं, बेवरेज में यूज करते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल्स एज ए पीएच रेगुलेटर एंड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। जो भी आपका पेय पदार्थ होता है, बेवरेज मतलब होता है जो पेय पदार्थ होता है, लिक्विड वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें आप यूज करते हैं सिट्रिक एसिड को, ठीक है। नींबू पानी आप पीते हैं, ठीक है, शरबत पीते हैं, ठीक है, वहां भी यूज करते हैं। और फार्मास्यूटिकल्स में भी हम यूज करते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह में। पीएच रेगुलेटर मतलब पीएच को रेगुलेट करता है, ठीक है, पीएच को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। एंड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लंबे समय तक, जैसे कोई भी चीज किसी चीज में प्रिजर्वेटिव्स मिला दीजिए तो लंबे समय तक खराब नहीं होगा, तो वही प्रिजर्वेटिव्स है। तो सिट्रिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स का भी काम करता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल सिट्रिक एसिड हो गया। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में है, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी और चीज में मिला के दें तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एसिड है वो प्रॉपर तरीके से उसको एनर्जी मिल जाएगा और अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है ऑफन, प्रायः यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, या फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स पता है ना, हाँ बिल्कुल, स्टडी ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग का अध्ययन या दवा के बारे में जानकारी करते हैं उसको फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं। एंड फूड प्रोसेसिंग टू एडजस्ट पीएच, और अपने भोजन, अपने खाने में हम पीएच को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। क्लियर। तो दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ये किसके एग्जाम्पल हैं, एसिडिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक, ये एसिडिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हुआ ना। तो एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है, एसिडिफाइंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है, एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं और पीएच को क्या करते हैं, कम करते हैं। जब पीएच हमारा कम होगा तब एसिड का लेवल बढ़ेगा। कैसे कम करते हैं, कैसे काम करता है, ये सॉल्यूशन हमारे लिक्विड, हमारे स्टमक में जाके हाइड्रोजन प्लस आयन को रिमूव करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है, किसी को देते हैं। तो जब हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट होगा तभी एसिड का लेवल बढ़ेगा, ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड दो एग्जाम्पल हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिएगा, समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। क्लियर। एक एग्जाम्पल और है एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड भी आपका क्या है, CH3COOH। एसिडिक एसिड भी आपका क्या है, ये भी आपका एसिडिफाइंग एजेंट है। आप देखे होंगे अचार वगैरह में या फिर सिरका वगैरह में एसिडिक एसिड मिलाया जाता है। कॉमनली फाउंड इन, पाया जाता है बाइंजर, सिरका वगैरह में, ठीक है। यूज इन फूड, फूड वगैरह में हम यूज करते हैं। एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन, और मेडिसिनल प्रिपरेशन में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एसिटिक एसिड होगा ये मेडिसिनल प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है, वाइंजर्स वगैरह में भी पाया जाता है, जो सिरका वगैरह होता है, ठीक है। तो इसको भी हम यूज करते हैं अपने खाने वगैरह में, जिससे अच्छे तरीके से खाना डाइजेस्ट हो, और ये एसिडिफाइंग एजेंट का काम करता है, पीएच रेगुलेटर का काम करता है, ठीक है। दीज एजेंट आर इंपॉर्टेंट, ये एजेंट जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इन वेरियस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जैसे भिन्न भिन्न इंडस्ट्री में, लाइक फूड में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड में जहां खाना बनते हैं वहां पे भी, फार्मास्यूटिकल्स में जहां दवाई बनती हैं, एंड कॉस्मेटिक्स में भी हम यूज करते हैं टू कंट्रोल पीएच, जहां पीएच को कंट्रोल करे, इंप्रूव स्टेबिलिटी को बढ़ाए, मतलब कितने लंबे समय तक हमारा दवा रह सकता है उसको भी इंप्रूव करता है। इसलिए आप देखे होंगे अचार वगैरह में एसिटिक एसिड डालते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, लंबे समय तक आपके अचार को रखे रहेगा और खराब नहीं होगा, ठीक है। जो कहते नहीं अचार में एसिड मिला है, जो पिकल्स होता है, अचार होता है, एसिड कोई नहीं, एसिटिक एसिड मिला होता है। ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है, लंबे समय तक अचार को खराब नहीं होने देता है, ठीक, तो उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। एंड इनहांस, बढ़ा देता है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, वही बात बता रहे हैं ना, प्रिजर्वेटिव्स मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको मिलाने से वो लंबे समय तक खराब ना हो, तो इसके प्रभाव को बढ़ा देता है, प्रभावशाली को बढ़ा देता है, ठीक है। ये उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, कोई भी चीज सब्सटेंस हो, अगर हम प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे एसिटिक एसिड को यूज कर रहे हैं तो लंबे समय तक वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो एसिडिफाइंग एजेंट के तीन एग्जांपल आपको बताए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। क्लियर, बस यही तीनों याद कर लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक।
चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है एडसॉर्बेंट्स। ठीक है, एडसॉर्बेंट्स ये क्या चीज है, आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर लाइक नहीं की है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और बढ़िया से मजा आने वाला है। ठीक, देखिए एडसॉर्बेंट्स क्या होता है। एडसॉर्बेंट्स इसका मतलब अगर देखा जाए तो होता है सोखना, कोई चीज सोखना। ठीक है, इसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट्स। अब किस चीज के सोखने की बात कर रही है, कर किया जा रहा है, तो देखिए अगर क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि हम लोग ओवरडोज दवा खा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी कोई दवा आपको 100 mg की जरूरत है, आप खा लिए 600 mg का, तो बाकी जो 500 mg है आपके पूरे बॉडी में घूम रहा है। तो पूरे बॉडी में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी तो होगा। अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन, सूजन होगा, दाने निकल जाएंगे, वोमिटिंग, उल्टी होगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ऐसे में हम एब्सॉर्बेंट्स देते हैं। या मान लीजिए कोई जहर खा लिया हो, पॉइजन खा लिया हो, ऐसे में इसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो बस एब्सॉर्बेंट्स का क्या काम है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एब्सॉर्बेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं दैट कैन अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करते हैं, एंड होल्ड, रोके रहते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ये अदर मॉलिक्यूल हमारे सरफेस, हमारे सतह पे, ये अदर मॉलिक्यूल्स कोई डेंजरस, ठीक है, कोई डेंजरस मॉलिक्यूल हो गया या अदर मॉलिक्यूल कोई भी हो गया, उसको क्या करते हैं, रोके रखते हैं। ठीक है, इसको रोक रख के, मतलब रोकते हैं। ठीक है, टिपिकली कैसे, यूज टू रिमूव इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियों को रिमूव करते हैं, टॉक्सिन्स एंड गैसेस, जो भी गैसेस हैं, जो भी टॉक्सिन्स, जहरीली, ठीक है, या फिर अशुद्धियां हैं, इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और हम इसको रोकने का काम करते हैं ये। ठीक है, हम फिर से समझिए, एब्सॉर्बेंट्स मतलब होता है सोखना। ये क्या करते हैं कि कोई भी, चाहे टॉक्सिक, जहरीला है, या ओवरडोज हो गया कोई चीज, या अशुद्धियां हैं, या कोई गैस ही है, इसका प्रयोग हम, इसकी अगर ओवरडोज हो जाए, ये अशुद्धियां वगैरह अगर हमारे स्टमक में है, या टॉक्सिन्स कोई जहर वगैरह है, तो इसको क्या करता है, इस सरफेस पे इसके मालिक्यूल को रोक देगा। ठीक है, और हमें कुछ देर तक जिंदा रखेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल ये क्या है, इसका वाइडली प्राय इसको प्रयोग किया जाता है ट्रीट पॉइजनिंग, कोई जहर खा लिया हो तो ऐसे में हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एंड ड्रग ओवरडोज, या फिर कोई ओवरडोज, बहुत ज्यादा दवा खा लिए हो, ओवरडोज हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल देंगे। एज इट एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे स्टमक में क्या करेगा, सोख लेगा। ठीक है, जो जहर है, जो पॉइजन है, उसको सोख लेगा, जिससे क्या होगा कि वो जो पेशेंट होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो एब्सॉर्बेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अब सरफेस पे, हमारे स्टमक के सरफेस पे क्या करते हैं, उसको जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले होते हैं, उनको क्या करते हैं, रोक लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको सोख लेते हैं। क्लियर, तो वही चीज लिखा हुआ है कि एब्सॉर्बेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करते हैं, एंड होल्ड मतलब रोके रहते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ओवरडोज हो गया, टॉक्सिन, जहरीली गैसेस हो गया, इनको रोके रखते हैं। जिसको हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इम्प्यूरिटी, अशुद्धियों के लिए, टॉक्सिन, जहरीले गैसेस के लिए, ठीक है, जो जहर वगैरह के लिए, पॉइजन्स के लिए, और फिर गैसेस, किसी तरह की कोई गैस वगैरह है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एब्सॉर्बेंट्स को। ठीक, समझ में आया। तो पहला एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल, और दूसरा है सिलिका जल। सिलिका जल भी आपका एब्सॉर्बेंट्स का काम करता है। ये भी क्या करता है कि इसको सोखने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, हमारे स्टमक में कोई भी आपके इंप्योरिटी, जो आपके टॉक्सिन्स हो, इस सबको एब्जॉर्ब करेगा। तो आप एसिडिफाइंग एजेंट और एब्सॉर्बेंट्स, एग्जाम्पल मत भूलिएगा, फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, डिफिनेशंस आपको पता रहे, एग्जाम्पल्स जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखे थे एसिडिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या था आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, याद हो गया ना। और एब्सॉर्बेंट्स का एग्जाम्पल क्या बताए हैं, एक्टिवेटेड चारकोल और सिलिका जल। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल और सिलिका जल, ध्यान दीजिएगा, एग्जिट एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक, तो समझ में आया। एब्सॉर्बेंट सोखने का काम करता है, हमारे जो भी पॉइजन्स वगैरह, ओवरडोज वगैरह खाते हैं, खा लेते हैं, तो इसको क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, जिससे क्या होगा कि पेशेंट जो है जिंदा रहेगा। ठीक है, उसमें जो जहर की मात्रा वो फैलने नहीं देगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये भी आप जान पाए। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव्स। प्रोटेक्टिव्स क्या है, नाम से पता चल रहा है, प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना।
ठीक है, अब आइए देखिए, जनरली ये प्रोटेक्टिव होता है, हम कोई भी क्रीम वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, कहीं कट जा रहा है स्किन वगैरह पे, कहीं कुछ लग जा रहा है, खरोच आ जा रहा है, रस जिसको बोलते हैं, फिर ऐसे में हम प्रोटेक्टिव यूज करते हैं। ये क्या करता है, जब हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, स्किन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ मेम्ब्रेन होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको क्या करता है, इस पे जो घाव वाउंड्स वगैरह होते हैं उसको भरने का काम करता है। ठीक है, तो यही होता है प्रोटेक्टिव्स। तो आइए जानते हैं कैसे लिखना है आपको, उसके क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक, देखिए, प्रोटेक्टिव्स आर एजेंट, प्रोटेक्टिव्स ऐसे एजेंट होते हैं दैट क्रिएट, जो क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं ए प्रोटेक्टिव लेयर ओवर टिश्यूज या फिर सरफेस, आपके सरफेस पे, आपके टिश्यू पे एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, सुरक्षाकारी लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करते हैं आपके सरफेस, आपके टिश्यू पे, वो कौन होते हैं, वो प्रोटेक्टिव्स होते हैं। टू शील्ड देम फ्रॉम इरिटेंट्स, इंजरी या फिर इन्फेक्शन, आपको कहीं पे कट गया हो, जलन हो रहा हो, खुजली हो गया हो, ठीक है, इंजरी हो गया हो या इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रोटेक्टिव यूज करेंगे। ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देगा, और हम जो मेडिसिन यूज करेंगे वो लंबे समय तक हमें नहीं यूज करना पड़ेगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक में आया? तो एडसॉर्बेंट्स और प्रोटेक्टिव्स में आपको डिफरेंस समझ में आया ना। एडसॉर्बेंट सोखने का काम करता है, ओवरडोज या फिर पॉइजन वगैरह लेने पे ये हमारे जीआईटी इंटेस्टाइन में इसको क्या करेगा, सोख लेगा और हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटेक्टिव्स की बात करें तो ये आपके क्रीम वगैरह में यूज किए जाते हैं, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे टिश्यूज वगैरह पे इसको अप्लाई किया जाता है। किस लिए करते हैं, क्योंकि इरिटेशन, जलन हो रहा हो या फिर कहीं कट गया हो, खरोच हो गया हो, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हम गिर पड़ते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन पे हम प्रोटेक्टिव यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। प्रोटेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल याद रखना, फिर कह रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हम अक्सर क्रीम में मिलाते हैं। देखिए, इसका यूज की बात करें तो कॉमनली फाउंड इन ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम, ऑइंटमेंट्स और क्रीम में हम मिलाते हैं, स्पेशली फॉर डायपर रश एंड स्किन इरिटेशंस, हमारे स्किन में जलन हो रहा हो। डायपर रश मतलब जो छोटे बेबी होते हैं उनमें रस पड़ जाते हैं डायपर की वजह से, जो डायपर पहनते हैं, ठीक है, आपको पता होगा डायपर क्या होता है, तो डायपर की वजह से रस पड़ जाते हैं, ठीक है, रेड कलर के हो जाते हैं, खरोच लग जाते हैं, तो इस ऐसे सिचुएशन पे हम जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं जो प्रोटेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आया, ऑइंटमेंट और क्रीम। तो क्रीम तो आपको पता है, ऑलरेडी जो यूज कर चुके हैं क्रीम। ऑइंटमेंट्स क्या होता है, ऑइंटमेंट जैसे गांव में कहते हैं नहीं, मलहम, ठीक है, सीधी अगर हिंदी लैंग्वेज में कहें तो कहते नहीं मलहम लगा लो, तो मलहम आप देखे होंगे जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ऐसे क्रीम को बोलते हैं ऑइंटमेंट। ठीक है, आप उसको भी लोग क्रीम ही बोलते हैं गांव में, लेकिन उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, जिसको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं उसको ऑइंटमेंट्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए, दूसरा है कैलामाइन, पहला जिंक ऑक्साइड है, दूसरा कैलामाइन। तो कैलामाइन का लोशन आता है, ठीक है, यूज्ड इन लोशन। अब लोशन तो पता है लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, यूज्ड इन लोशन फॉर सूथिंग स्किन, ठीक है, इरिटेशंस लाइक इंसेक्ट बाइट एंड पॉइजन, ठीक है, यूज्ड इन लोशन, लोशन का जो प्रयोग किया जाता है शूटिंग स्किन, अपने स्किन पे किया जाता है। शूटिंग स्किन मतलब कि हमारे स्किन जिस तरह के हैं, खरोच टाइप के, उस स्किन में यूज किया जाता है। खासकर इरिटेशंस, कहीं पे जलन हो रहा हो, इंसेक्ट, सांप वगैरह काट लिया हो, या फिर पॉइजन वगैरह, जहर वगैरह, बिच्छी वगैरह कुछ भी काट लिया हो, तो ऐसे सिचुएशन पे हम क्या यूज करते हैं, कैलामाइन लोशन यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो लोशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपका क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज यूज करते हैं ऑयली फॉर्म में होता है, उसको लोशन बोलते हैं। तो जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन, ये आपका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है प्रोटेक्टिव्स। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल किसका है, प्रोटेक्टिव्स का। क्लियर? ठीक, आप क्या देखिए आज, एसिडिफाइंग एजेंट देखिए, एडजॉर्बेंट्स देखिए और प्रोटेक्टिव्स देखिए। एडजॉर्बेंट्स के क्या एग्जाम्पल थे फिर बता दें आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। प्रोटेक्टिव्स के क्या एग्जाम्पल हैं, जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन। ठीक है, प्रोटेक्टिव्स क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे स्किन के सरफेस पे यूज किए जाते हैं। किस लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए यूज किए जाते हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, इरिटेशन, जलन हो रहा हो, ठीक है, या कोई घाव, वाउंड्स हो गया, वाउंड्स में घाव होता है, तो ऐसे सिचुएशन पे हम इसको यूज करते हैं। समझ में आया? तो छोटी छोटी चीजें हैं, एक दो बार आप देख लेंगे और नोट कॉपी में लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कैथरेटिक्स। ठीक,
ये कैथरेटिक्स क्या चीज है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और ये आपका लास्ट टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट का। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या है कैथरेटिक्स। देखिए कैथरेटिक्स क्या होता है, पहले हम इस चीज को समझ लें ओवरऑल कि होता क्या है कैथरेटिक्स। देखिए बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कांस्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कब्ज अगर इसको सही लैंग्वेज में कहें, कब्ज जहां पे आपका टॉयलेट लेटरिन क्या होता है, साफ नहीं होता है, काफी लंबे समय तक क्या होता है आप टॉयलेट नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल पदार्थ आपका है वो लंबे समय तक आपके स्टमक में है, तो उसको बोलते हैं कांस्टिपेशन। ठीक है, हम क्या करना है, हम तो जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां प्रॉपर तरीके से वो जो आपका मल पदार्थ है वो बाहर नहीं आ पाता। ऐसे सिचुएशन पे हम क्या देते हैं, कैथरेटिक्स देते हैं। कैथरेटिक्स का काम क्या है, ये जो आपका मल है जो सॉलिड हो चुका होता है, जो ठोस रहता है, ये क्या करता है, इनमें इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन जो हमारे आंत होते हैं वहां पे ये पानी के बहाव को बढ़ा देता है, जिससे जो आपका मल पदार्थ है वो स्मूथ हो जाता है, स्मूथ होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या चीज कहना चाह रहे हैं, बस वही आपका कैथरेटिक्स कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है वो हम आगे देखेंगे। कैथरेटिक्स हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये ऐसे मेडिसिन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस पदार्थ होते हैं जो आपके मल पदार्थ है इसको नॉर्मल, इसको सॉफ्ट बनाने का, इसको कोमल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो मल पदार्थ है वो इंटेस्टाइन के थ्रू, रेक्टल के थ्रू आराम से बाहर आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, एनएस के थ्रू बाहर आ जाए। तो कैथरेटिक्स आर सब्सटेंस, कैथरेटिक्स ऐसे पदार्थ होते हैं दैट हेल्प, जो मदद करते हैं, इंड्यूस बाउल मूवमेंट्स बाय ड्राइंग वाटर इनटू द इंटेस्टाइन। वही चीज लिखा हुआ है कि कैथरेटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मदद करते हैं बाउल मूवमेंट बाय ड्राइंग वाटर इनटू इंटेस्टाइन, हमारे बाउल मूवमेंट को। ठीक है, हमारे जो मल पदार्थ होते हैं, बाउल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ड्राइंग वाटर इनटू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में पानी के बहाव को बढ़ाते हैं, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। यही लिखा हुआ है विच सॉफ्टन द स्टूल, जिससे जो स्टूल है वो साफ हो जाता है। एंड स्टिमुलेट द बाउल टू रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, और उत्तेजित कर देता है हमारे बाउल को। ठीक है, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, स्टिमुलेट द बाउल टू रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, वो और उत्तेजित कर देता है हमारे बाउल को, और जिससे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाता है, हमारा जो जो आपका मल पदार्थ है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कैथरेटिक्स आपको ओवरऑल समझ में आया होगा क्या चीज है। कैथरेटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मदद करते हैं कि हमारे जो मल पदार्थ हैं, जो बाउल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, इसको क्या करेगा, इसमें इंटेस्टाइन में ये वाटर के फ्लो को बढ़ाएगा, ड्राइंग वाटर इनटू द इंटेस्टाइन, जब वाटर के फ्लो को बढ़ाएगा तो ये जो आपके मल पदार्थ सॉलिड फॉर्म में है ये क्या हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो आराम से वो बाहर आ जाएंगे, जिससे कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, जो पेशेंट है वो लंबे समय तक जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे पेशेंट है तो ये इसको सॉफ्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, आराम मिल जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, आपको समझ में आया कैथरेटिक्स क्या होता है, एक ऐसे मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ जाता है, कैथरेटिक्स एंड लैक्सेटिव्स। ठीक है, लैक्सेटिव, LAXATIV, लैक्सेटिव क्या होता है, लैक्सेटिव भी ऐसे मेडिसिन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन, जो दर्द, जो कब्ज वगैरह को दूर भगाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैथरेटिक्स के एग्जाम्पल क्या हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट जिसको इप्सम साल्ट कहते हैं, इप्सम साल्ट, ध्यान दीजिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम साल्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट आपका क्या है, कैथरेटिक्स है। क्या करता है, इट इंक्रीज या बढ़ा देता है ऑस्मेटिक प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा देता है इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में प्रेशर को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, पुलिंग वाटर इनटू द बाउल। ठीक है, हमारे बाउल में क्या करता है, पुलिंग वाटर के लेवल को बढ़ा देगा, पुल कर देगा। ठीक है, जब वाटर के लेवल को बढ़ा देगा, विच हेल्प सॉफ्टन स्टूल, जिससे हमारा स्टूल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। एंड स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित हो जाता है बाउल मूवमेंट्स, और आराम से हमारा स्टूल क्या होता है, बाहर आ जाता है, जो मल पदार्थ है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट हम एज ए कैथरेटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूजेज की बात करें तो यही लिखा हुआ है, ऑफन यूज इन टेम्परेरी रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, लंबे समय तक नहीं, टेम्परेरी रिलीफ के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट को दे सकते हैं, जो कि कैथरेटिक्स का काम करता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पढ़े हैं ना, कहाँ पे, एंटी एसिड में। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एंटी एसिड का भी काम करता है और कैथरेटिक्स का भी काम करता है। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एंटी एसिड और कैथरेटिक्स दोनों का काम करता है। लिखा हुआ भी है कि एक्ट बोथ एस एन एंटी एसिड, ये दोनों की तरह व्यवहार करता है।
एंटा एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एंड ऐसे कैथरेटिक्स, और कैथरेटिक्स का भी काम करता है। कैथरेटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे जो मल पदार्थ है उसको स्मूथ करने का काम करता है, इंटेस्टाइन में वाटर के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे वो स्मूथ हो जाता है और आसानी से हमारा जो मल पदार्थ है बाहर आ जाता है। ठीक, चलिए, तो कैथरेटिक्स का काम करता है बाई ड्राइंग वाटर इनटू द इंटेस्टाइन्स इंक्रीजिंग बाउल मूवमेंट। वही चीज लिखा हुआ है कि वाटर इंटेस्टाइन में वाटर के लेवल को बढ़ाना, और क्या कहते हैं, बाउल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जिससे इजिली से मल पदार्थ है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, यूजेज की बात करें तो कॉमनली यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन एंड हार्ट बर्न। वही लिखा हुआ है कि कब्ज, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज, और हार्ट बर्न मतलब होता है पेट में जलन। ठीक है, पेट में जलन वगैरह हो रहा है जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं, और कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज वगैरह है तो इसको दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ये एज ए एंटी एसिड का भी काम करता है, तो अगर आपको एसिडिटी गैस बन रहा है पेट में तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम सल्फेट और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर, समझ में आया? तो आप कैथेटिक्स को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें देखिए। तो आज क्या देखिए आप, एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट के एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताए थे आपको एडसॉर्बेंट्स। ठीक है, एडसॉर्बेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको क्या करते हैं, ये आपके इंटेस्टाइन में जो भी डेंजरस, टॉक्सिक, जहरीला जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सोखने का काम करते हैं, उसको एक तरह का लेयर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसको सोख लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जिससे कोई भी ओवरडोज ड्रग्स हो या फिर पॉइजन हो वो हमारे बॉडी में फैल नहीं पाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल और सिलिका जेल। ठीक, इसके बाद तीसरा पढ़े थे प्रोटेक्टिव्स। प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन टिश्यूज स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। ये स्किन पे इरिटेशन, जलन हो रहा हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, घाव हो गया हो, तब हम इसको स्किन पे यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव्स के क्या एग्जाम्पल थे, और प्रोटेक्टिव्स के एग्जांपल की बात करें तो जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन प्रोटेक्टिव्स के एग्जांपल हैं, याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन। ठीक, और कैथरेटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बाउल मूवमेंट, जो हमारे मल पदार्थ हैं उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, और जिससे आसानी से कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, जो कब्ज वगैरह है, उससे हमें राहत दिलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट है जिसको इप्सम साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम साल्ट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एंटी एसिड और कैथरेटिक्स दोनों का काम करता है। ठीक, समझ में आया? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इसको अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, बाकी अब चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं और हम इस कहानी को खत्म करते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है, एसिडिफाइंग एजेंट्स आर प्राइमरीली यूज्ड टू। एसिडिफाइंग एजेंट को प्राथमिकता प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एसिडिफाइंग एजेंट न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड, जो आपका एसिड का लेवल बढ़ जाता है, एक्सेस मतलब बढ़ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ना, ये तो आपका एंटी एसिड करता है, ये तो आपका एंटी एसिड करता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो एंटी एसिड करता है, ये तो नहीं होगा। इंक्रीज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच को क्या करता है, कम, इंक्रीज मतलब बढ़ाता है। तो अगर पीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो वो तो काम एंटी एसिड का है, क्योंकि एंटी एसिड क्या करता है, पीएच के लेवल को बढ़ाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब न्यूट्रल तक लेके आएगा, तभी तो हमारा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज होगा। समझ में आया? तो वही एंटी एसिड क्या करता है, पीएच के लेवल को बढ़ाता है। और एसिडिफाइंग एजेंट क्या करता है, एसिडिफाइंग एजेंट क्या करता है कि लोअर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पीएच के लेवल को कम करता है। करेक्ट, यही आंसर आपका क्या है, टी वाला ही आपका एसिडिफाइंग एजेंट का प्रयोग है। ठीक है, लोअर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जब पीएच के लेवल को कम करेगा तभी तो एसिड का लेवल बढ़ेगा। एसिडिफाइंग एजेंट यही तो काम करता है कि जो हमारे स्टमक में एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मेंटेन करता है, एसिड के लेवल को बढ़ाता है। क्लियर? तो सी वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, गलती मत करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिफाइंग एजेंट। इनमें से कौन सा एसिडिफाइंग एजेंट नहीं है। डाइल्यूट एसिटिक एसिड, बिल्कुल एसिटिक एसिड हमारा एसिडिफाइंग एजेंट है। सिट्रिक एसिड, ये भी हमारा एसिडिफाइंग एजेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ना ना ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्षार है।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्षार है, तो ये हमारा एसिडिफाइंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यह सी वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारा क्या है, HCl, जिसको हम HCl कहते हैं, ये क्या है, ये भी हमारा एसिडिफाइंग एजेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा था, नॉट कौन सा नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, चलिए तीसरा क्या है, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट्स इन फार्मास्यूटिकल्स। कौन सा सब्सटेंस प्राइमरली यूज किया जाता है प्रोटेक्टिव एजेंट फार्मास्यूटिकल्स में, प्रोटेक्टिव एजेंट तभी बताए थे। प्रोटेक्टिव समझ में आया ना, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए ये क्या आपका है, ये आपका हैंड है, ठीक, ये आपका हैंड है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। कितने उंगली हो गए, 4-5 हो गए ना, हाँ 5 हो गए, ठीक। अब मान लीजिए आपका, रुक जाइए, मान लीजिए आपका यहाँ पे कहीं पे कट गया है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कट गया है, तो अब कट गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कट गया है तो आप कोई क्रीम लगाए, ठीक है, कोई यहाँ पे क्रीम लगा दिए, ठीक है, कोई आप क्या लगाए, लोशन या क्रीम लगाए, ठीक है, ठीक है। अभी क्रीम क्या करेगा, ये क्रीम एक तरह का लेयर क्रिएट कर देगा, ठीक है, एक तरह का लेयर क्रिएट करेगा जो आपको इन्फेक्शन इन्फेक्शन ठीक है, इरिटेशन, इन्फेक्शन, ठीक है, संक्रमण जिसको बोलते हैं, इरिटेशन मतलब जलन, ठीक है, या किसी तरह का वाउंड्स जो घाव होता है, वाउंड मतलब होता है घाव, ठीक है, वाउंड मतलब होता है जो घाव, तो किसी तरह का घाव, किसी तरह का इरिटेशन, किसी तरह का इन्फेक्शन, इससे बचाता है, यही प्रोटेक्टिव्स होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव्स की। प्रोटेक्टिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इस पे लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिससे इरिटेशंस और इन्फेक्शंस और वाउंड घाव वगैरह क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इसके एग्जांपल, सबसे अच्छे एग्जांपल क्या है, जिंक ऑक्साइड, बिल्कुल जिंक ऑक्साइड आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये नहीं है, जिंक ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर है, जो कि प्रोटेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटेक्टिव एजेंट। प्रोटेक्टिव एजेंट का रोल क्या होता है, अभी आपको बताए थे, इट इज ए लेग्जेटिव, नहीं लेग्जेटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आपको बताए थे अभी जब कैथलेटिक्स पढ़ा रहे थे। लेग्जेटिव ऐसे मेडिसिन होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन होते हैं जो यूज किए जाते हैं, इसके लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन इसको बोलते हैं कब्ज, कब्ज के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, लेग्जेटिव को। तो इट एक्ट एज ए लेग्जेटिव प्रोटेक्टिव एजेंट, लेग्जेटिव का काम करता है, नहीं, गलत है। इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन टिश्यू, जी आपका सही है। इट फॉर्म या प्रोटेक्टिव एक तरह का बैरियर, ठीक है, लेयर क्रिएट करता है हमारे टिश्यू, हमारे सरफेस पे, ठीक है, हमारे टिश्यूज पे, हमारे स्किन के लेयर पे, हमारे मेम्ब्रेन पे क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है, जिससे इन्फेक्शंस, इरिटेशंस नहीं हो पाते हैं। तो बी वाला ही क्या है, करेक्ट है। न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक, अरे नहीं भैया, एंटी एसिड नहीं है ये न्यूट्रलाइज तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है। इट एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स, नहीं, अगर टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करना हो, जहर को एब्जॉर्ब करना हो, फूकना हो, तो वो होता है, क्या है, वो आपका होता है एब्जॉर्बेंट्स, ठीक है, एब्जॉर्बेंट्स होता है। यहाँ बात हो रही है प्रोटेक्टिव्स की, बी वाला क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडसॉर्बेंट्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एडसॉर्बेंट है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। अभी बताए थे एडसॉर्बेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिलिका जल या फिर एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, तो है एक्टिवेटेड चारकोल, यही करेक्ट आंसर है। ये जहर, टॉक्सिन, जहरील जहर हो गया, ओवरडोज हो गया, इसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो ए वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लिसरीन ये नहीं होगा, ए वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। बाकी आज के क्लास में यही इतना। अगर आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बैच डी फार्म फर्स्ट ईयर 2025 का परचेज कर सकते हैं। डेली की लाइव क्लास चलती है शाम को 6:30 से 7:30, ठीक है, और अपने सॉरी 5:30 से 6:30 चलती है, और उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक। अभी फिलहाल रिवीजन चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट से, बेसिक से, स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी ज्वाइन होकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, सिंपल स्टेप है, इतना तो पता होगा कि प्ले स्टोर पे उदित फार्मेसी सर्च करिए, लॉगिन कर लीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। ठीक, सिंपल स्टेप पे आपको सारे सब्जेक्ट इस तरह से मिल जाएंगे देखने के लिए, सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज मिलेगा, और उसके बाद उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेक्चर पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे, नोट्स। ठीक, बाकी अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं तो ये बुक भी मंगा सकते हैं, पतली पतली गाइड आती है,
ठीक है, तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं कंटेंट में जाके, ठीक है, ऐप में। ओके, तो बस आज के क्लास में यही इतना। आपको पढ़ाना बहुत जरूरी टॉपिक्स था आपका, जो आपको टॉपिक्स पढ़ाया गया है आपका एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है, कैथरेटिक्स, प्रोटेक्टिव एब्सॉर्बेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक, तो कैसा लगा लेक्चर्स कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट या टॉपिकल एजेंट, इसमें हम इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे सारे सीक्वेंस से चलते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपके पूछा जा सके उसी को बस पढ़ाएंगे। तो वेट करिएगा, जल्दी ही आपका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तब तक आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए, अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। किस तरह से पढ़ें, किस तरह से नोट्स बनाएं और बेहतर तरीके से याद हो, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्दी ही वीडियो आएगा कि कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप बहुत कम टाइम में चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नई चीजों में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से रहिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।